Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to NOA Success Series 2020. 2500 साल कब अमेरिका तो नहीं था, लेकिन अमेरिका जैसी तहजीब याफ्ता इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदाड़ो की शक्ल में मौजूद थी। मेहरान वादी की तहजीब की इंटरनल मजबूती की वजूहात जानना बहुत अहम है। इनकी मजबूती की वजह शायद उनका रस्म ख़त या उनका स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने वादी मेहरान का तस्करा यहाँ पर क्यों किया है, क्योंकि आज के हमारे नोआ स्टार का ताल्लुक वादी मेहरान से है और उन्होंने इंडो पाक हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखा हुआ था। आज के नोआ स्टार का नाम तारिक शेख है, जिनकी एलोकेशन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई है। आज हम उनसे उन्हीं की कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक। वालेकुम सलाम मैम। तारिक, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यू हैव बीन एलोकेटेड टू वन ऑफ द प्रेस्टिजियस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। तो तारिक, अगर आप अपनी इस पूरी जर्नी को सम अप करें तो आप किस तरह सम अप करेंगे? जर्नी मेरी इतनी जैसे अक्सर लोगों ने पोस्ट की हैं, बहुत उनकी रिमार्केबल जर्नीज है, तो मैं नहीं समझता मेरी इतनी रिमार्केबल है। बस ये है कि माय सिस्टर इज़ इन CSS, शी इज़ अ CSP, तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। और 2011 में शी डिड हर CSS, और तब से वो मुझे कहती हैं कि आप भी, मैं भी इस तरह आऊँ, लेकिन मैं नहीं आया शुरू में, बट इट वॉज ऑलवेज इन माई प्लान, इट वॉज ऑलवेज इन द बैक ऑफ माई माइंड। तो सीरियसली मैंने स्टडी शुरू की है 2017 से, और आई प्लान माई 3 अटेम्प्ट्स इन 2018, 19 एंड 2020। तो ये 3 अटेम्प्ट्स मैंने दी हैं, और फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मेरा नहीं हुआ। आई फेल्ड इन essay twice, लेकिन थर्ड टाइम आई वॉज एबल टू पास द essay एग्जाम। And you were able to pass it and you were able to get allocated in Police Service of Pakistan, माशाल्लाह। तो तारिक, अगर हम देखें कि जो CSS की जर्नी है, it's a very long time journey, and you yourself have just mentioned कि जो तैयारी का टाइम है आपने 2017 से शुरू किया, तो ये जो लंबा इतना सफर है, how do you think that a person can keep oneself mentally sane during all this time? हाँ, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, क्योंकि CSS जो है वो इट्स लाइक अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है कि आपने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अप्स एंड डाउन जब डाउन आते हैं तो आप एक मौका ऐसा भी आया था कि जब आई थॉट कि आई विल जस्ट लीव इट, कि इतनी इसमें मेहनत कर रहे हैं और मिल कुछ नहीं था। लेकिन वही लम्हे होते हैं जब आपने अपने आप को, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट योर एबिलिटीज़, और अपने आप को बकअप करना होता है। सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो व्हाई यू आर डूइंग इट। आपको पर्पस आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए। So if you will keep that in mind कि why you started your preparation, तो फिर that will keep you afloat during those moments। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो तारिक, अगर आप बात करें कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था, क्या वो आपके CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट साथ अलाइन कर रहा था या was it completely different? आई एम अ टेलीकॉम इंजीनियर, तो टेलीकॉम से रिलेटेड इतने कोई सब्जेक्ट्स नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली जब यूनिवर्सिटी हेल्प्स यू लॉट इन स्टडीज़, ओवरऑल स्टडीज़, किस तरह आपने प्रिपरेशन करनी है, वैसे इन जनरल इट हेल्प, बट कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जो मैं ऑप्ट कर सकता था। सही, बिल्कुल। तो तारिक, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की। तो कंपल्सरी सब्जेक्ट में वन ऑफ द सब्जेक्ट, द मोस्ट डिफिकल्ट वन, एंड विच यू योरसेल्फ हैव जस्ट सेड कि इंग्लिश एसे आपको 2 दफ़ा टफ टाइम उसने दिया है। yes. तो जब आपने तीसरे अटेम्प्ट में इंग्लिश एसे की तैयारी की, तो व्हाट डिफरेंट डिड यू डू इन योर थर्ड अटेम्प्ट कि आपका थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर भी हो गया इससे? अच्छा, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में आई यूज्ड टू थिंक आई नो हाउ टू राइट एन एसे, और आई थिंक बहुत सारे एस्पायरेंट्स इससे रिलेट करेंगे, तो दे थिंक दैट दे नो, लेकिन 2 दफ़ा जब फेल हुआ तो फिर मैंने उसको प्रॉपरली स्टडी किया। वन थिंग विच आई डिड डिफरेंटली, जितना मुझे ऐसे के बारे में पता था, आई फॉरगॉट अबाउट इट, और मैंने उसको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया कि व्हाट इज़ एन एसे, व्हाई डू यू राइट इट, और उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, लाइक हाउ डू यू राइट इंट्रोडक्शन, हाउ डू यू राइट पैराग्राफ्स, हाउ डू यू कनेक्ट द पैराग्राफ्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू की। और सेकेंड बात ये थी कि इन माई फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स आई डिड नॉट प्रैक्टिस मच, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक आई डिड नॉट इवन राइट अ सिंगल ऐसे। तो मैंने सोचा था कि मैं बस जाऊंगा वहाँ पे और हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अटेम्प्ट से पहले जस्ट प्रैक्टिस हैंडफुल ऑफ एसेस, इट वुड रियली हेल्प यू इन योर अटेम्प्ट। सो प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा की, और जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऐसे की, उसके ऊपर मैंने फोकस किया। सो दैट वाज द की। तो जब आपने थर्ड अटेम्प्ट दी है, तो which essay did you attempt? I went for global power dynamics and foreign policy of Pakistan. ठीक है।
तो आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज दैट वन थिंग इन योर एसे जिसकी वजह से एग्जामिनर को ये लगा होगा कि इस बच्चे का एसे मैंने पास कर देना? उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था. आई जस्ट ब्रोक डाउन द एसे इनटू 2 पार्ट्स. उसमें एक पार्ट में मैंने लिखा कि फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस क्या हैं, एक ओवरऑल सर्वे ग्लोबल पावर डायनामिक्स, हाउ द पावर डायनामिक्स आर चेंजिंग, द पावर स्ट्रक्चर इज चेंजिंग, और व्हाट चैलेंजेस इट पोज इन फॉर फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान. तो एक मेरा इसको मैंने 2 उसमें ब्रेक किया था. एक तरफ मैंने चैलेंजेस लिखे और सेकंड हाफ में मैंने उसको हमारी फॉरेन पॉलिसी के वो मैंने एक्शंस उसके अंदर लिख दिए जिससे हम इन चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं. इट वाज वेरी सिंपल अप्रोच, ब्रेक डाउन इनटू 1 चैलेंजेस 1 सॉल्यूशंस, और बस बहुत सिंपल था मेरा, टू द पॉइंट था, कोई ज़्यादा उसमें टफ लैंग्वेज नहीं थी, बहुत सिंपल था. तो आई थिंक दैट वाज क्योंकि I had to clear it this time, so I did not take any risk. बिल्कुल सिंपल मैंने टू द पॉइंट लिखा, उसमें ज़्यादा मैंने चेंजेस नहीं किए. ठीक हो गया. तो तारिक, हम बात करते हैं एसे के बाद द नेक्स्ट मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, या कुछ लोगों के लिए एसे से भी ज़्यादा मुश्किल पेपर होता है प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का. तो जो प्रेसी का पेपर है उसमें प्रेसी को करना सॉल्व और उसमें नंबर लेना और पास करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज उसके बगैर आपका पेपर पास भी नहीं होता. तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग द प्रेसी, और क्या आप छोटी छोटी बाकी चीज़ें थी प्रेसी के पेपर में, लाइक पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियोमैटिक फ्रेजेस, ट्रांसलेशन, डिड यू ऑल्सो फोकस ऑन दैट, या फिर आपकी ग्रामर शुरू से ही अच्छी थी? लैंग्वेज थोड़ी बेहतर है, बट आई वुड नॉट से कि वो इनफ है प्रेसी का पेपर पास करने में. प्रेसी की स्ट्रेटजी मेरी ये थी कि आई ऑलवेज से कि मैंने उसकी प्रेपरेशन नहीं की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आई डिड नॉट गिव इट एनी टाइम. उसकी प्रेपरेशन मैंने इस तरह नहीं की कि उसको मैंने सेपरेट टाइम नहीं दिया, बट आई इंटीग्रेटेड माई इंग्लिश पेपर इनटू माई डेली रूटीन. तो प्रेसी का ये है कि आप प्रेसी इज अगेन इन राइटिंग फॉर्म, तो आप उसको डेली हैबिट में लेके आ सकते हैं. आप कोई भी चीज़ पढ़ें, उसको समराइज करके लिखना शुरू कर दें. डॉन के आर्टिकल्स जो आते हैं उनको आप समराइज करना शुरू कर दें, एडिटोरियल्स को. तो उसको मैंने डेली हैबिट बनाया था. आई डिड नॉट डू इट स्पेसिफिकली फॉर 1 मंथ और 2 मंथ. तो वो मेरी डेली रूटीन या वीकली रूटीन का पार्ट था. सिमिलरली वोकैबुलरी बिल्डिंग इज द सेम. एक तो ऑर्गेनिक तरीका है कि आप पढ़ते जाएं और डिफिकल्ट वर्ड्स याद करके जाएं. दूसरा तरीका ये है कि आप लिस्ट अवेलेबल है और बहुत सारी ऐप्स भी अवेलेबल है जो आपको, जब आप फारिग टाइम हो, जैसे मैं एक कोर्स पढ़ रहा हूँ और थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, तो मैं साथ में ऐप्स के ऊपर मैं वोकैबुलरी, तो ये इसको अगर हम डेली रूटीन में लेके आ जाते हैं तो फिर वो पता भी नहीं चलता कि चीज़ें कवर होती रहती है. बिल्कुल सही कह रहे हैं. लाइक इंग्लिश ग्रामर आप डेली बेसिस पे करें, हाँ, तो उससे आपकी तरीका ज़्यादा बेहतर हो जाएगी. हाँ, उसको ब्रेक डाउन कर ले, वोकैबुलरी, इडियम्स, प्रेसी. सुबह उठ के जो आपका फर्स्ट हाफ या पहले 2 घंटे होते हैं उसमें आप ये कर लें, बाकी आप जो है वो सब्जेक्ट्स को टाइम देते हैं. तो दिस वाज माय स्ट्रेटजी. ठीक हो गया, बेहतरीन है. तो तारिक, हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की. तो ये सवाल मैंने पिछले कुछ नए एलोकेटेड ऑफिसर्स से वीडियोस में पूछा है पहले भी, कि करंट अफेयर्स इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट देखा जाए, और आपको टिल द डे ऑफ एग्जाम उसके लिए अपडेटेड भी रहना पड़ता है. तो हाउ डिड यू समराइज योर प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स? वो इतनी ज़्यादा लाइक वास्ट चाहिए को जामे किस तरह बनाया आपने अपने लिए? करंट अफेयर्स में यही है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट एरियाज, टॉपिक एरियाज. और मेरी स्ट्रेटजी, अगर अगेन आई टॉक अबाउट माय स्ट्रेटजी, मैंने उसी हिसाब से उसके फोल्डर्स बनाए हुए थे. लाइक आई टेक्स नोट डिजिटली, तो हर टॉपिक्स का मैंने जो है वो एक फाइल बनाई हुई थी. और एक तो उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आप उसमें लिखते जाएं, फिर जैसे ही डेली अपडेट्स आती हैं तो मैं उस फाइल में ऐड करता रहता था. फिर इन दी एंड वो क्या होता है कि आप उसको फिर समराइज कर लें, या उसको उसके मेन पॉइंट्स जो है वो अलग से कर लें, उसको हैंड रिटन नोट्स में ले आएँ. So this was my strategy. वो 25-30 if you are a NOA student, so people are very lucky कि सर फरीद जो है वो हर दफ़ा 20 से 30 टॉपिक्स दे देते हैं. तो वो दिस इज द स्ट्रेटजी. आप टॉपिक्स अलग कर लें और फिर उसको डेली बेसिस के ऊपर अपडेट करते रहें. तो तारिक, हम बात करते हैं इस्लामियात की. तो इस्लामियात में सबसे बड़ा मसला और सबसे पहला मसला तो ये होता है स्टूडेंट्स के लिए कि क्या हम इस्लामियात को इंग्लिश में ऑप्ट करें या उर्दू में ऑप्ट करें. जब ये एम्बिग्युइटी क्लियर हो जाती है तो फिर ये आ जाती है कि इतनी ज़्यादा आयात कैसे लिखेंगे, उन आयात के तर्जमा भी याद करना पड़ेगा, क्या सिर्फ मफहूम लिखना काफ़ी है या नहीं. तो आपने इस्लामियात क्या इंग्लिश में रखी थी या उर्दू में, और उसकी फिर तैयारी किस तरह से की? मैंने इंग्लिश में रखी थी इस्लामियात, क्योंकि सच्ची बात यह है कि आज उर्दू जो है वो इतनी लिखी नहीं जाती स्कूल कॉलेजेस के बाद, तो उर्दू मुझे लिखने में थोड़ा मसला होता है, तो मैंने इसलिए इंग्लिश में उसको लिया था. बाकी जो बात है आयात याद करने की, तो बिल्कुल वो ज़रूरी है. और अगेन उसमें स्ट्रैटेजी, माई स्ट्रैटेजी वो सेम, जिस तरह मैंने करंट अफेयर्स का बताया उसी तरह इस्लामियात के मेरे जो नोट्स थे, तो हर नोट्स के साथ मैं रेलेवेंट उसकी आयात जो है वो लिखता रहता था, और फिर उसको पीरियोडिकली इफ़ यू गो थ्रू इट वो आपको याद हो जाती हैं. अरबी
आप याद ना करें, लेकिन एटलीस्ट जो है वो ट्रांसलेशन और उसका जो रेफरेंस है, दैट इज आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। तो तारिक, आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट इंडो पाक हिस्ट्री भी था जी। तो इंडो पाक हिस्ट्री, जिसकी वजह से मैंने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का हवाला भी दिया, तो आपने जब इंडो पाक हिस्ट्री रखी थी तो नॉर्मली इट इज कंसिडर्ड कि इंडो पाक हिस्ट्री बहुत लेंथी है और उससे बेहतर है कि बंदा यूएस हिस्ट्री रख ले, वो तो आया के साथ शायद थोड़ी बहुत ओवरलैप भी करती होगी, लेकिन जो इंडो पाक हिस्ट्री है उसकी कोई ओवरलैपिंग नहीं है खास आपकी बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ। तो व्हाई डिड यू ऑप्ट इंडो पाक हिस्ट्री एंड हाउ, लाइक व्हाट डू यू थिंक, डिड इट हेल्प यू इन योर इंटरव्यू एज वेल या क्या था? नहीं, क्वाइट द ऑपोजिट, क्योंकि मेरा पूरा इंटरव्यू जो है वो इंडो पाक के ऊपर हुआ था। तो इंडो पाक मैंने इसलिए लिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई फेल्ड यूएस हिस्ट्री इन 2018, तो फिर मैंने उसको चेंज करने के लिए मैं आई केम इन इंडो पाक। और इंडो पाक हेल्प करता है, इट हेल्प इन योर पाकिस्तान अफेयर्स, क्योंकि अगर आप प्री पार्टीशन हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो इट गिव्स यू अ होल आइडिया कि जो ओरिजिन्स थे पाकिस्तान के वो क्या थे, राइट? तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट, आपको एसेंस समझ में आ जाता है। तो पाकिस्तान अफेयर्स की लाइक द आइडिया बिहाइंड द कंट्री, या जो हमारी मेंटालिटी है, जो करंट इश्यूज हैं, दे आर बेसिकली इनहेरिटेड फ्रॉम द प्री पार्टीशन एरा। तो वो जब हम हिस्ट्री और कल्चर पढ़ते हैं तो वो हमें एक जो इलाके की साइकी जो है वो हमारे एरिया की, वो थोड़ी समझ में आती है, तो विच हेल्प्स यू इन योर current affairs in Pakistan affairs. So I think it helped me, but interview में did not help me, क्योंकि I was expecting कि मुझसे overall questions होंगे, but my interview was basically mostly about Pakistan history. तो तारिक, अगर हम देखें कि जैसे आपने करंट अफेयर्स के और इस्लामियात के आपने ई नोट्स बनाए थे अपने, तो डिड यू मेक ई नोट्स ऑफ इंडो पाक हिस्ट्री एज वेल, या आप उसके हैंड रिटन या बुलेट पॉइंट नोट्स बनाए थे? अच्छा, इसमें भी एक थोड़ा फनी वो है कि शुरू में, क्योंकि मेरा जो फील्ड है, आई स्टिल वर्क इन द आईटी सेक्टर, तो मैं आई ट्राई टू मेक डिजिटल नोट्स ना, उनको कैरी करना आसान होता है। आप क्लास में बैठे हुए हैं, यू जस्ट ओपन योर फोन और वो आपको हर जगह अवेलेबल है। तो लेकिन फिर इन दी एंड ये होता था कि फिर मुझे उसको जो है वो हैंड रिटन भी बनाना पड़ता था, और फिर मुझे उसको समराइज करके फिर अगेन हैंड रिटन फर्दर उसकी रिविजन, तो ये मैंने डबल एक तरह से मेरी मेहनत हो गई थी। बट ई नोट्स आर बेटर बिकॉज यू कैन कैरी देम एवरीवेयर, और आप क्लास में बैठे हो, आप जस्ट टेक द नोट्स। हैंड रिटन नोट्स को थोड़ा सा मैनेज करना मेरे लिए, आई एम नॉट वेरी ऑर्गेनाइज पर्सन, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ई नोट्स आर गुड, लेकिन हैंड रिटन नोट्स आर इक्वली गुड। ठीक हो गया। तो लाइक बेसिकली इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज वेल, राइट? तो फॉर यू ई नोट्स वर्क बेटर। तो अगर हम देखें कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन भी था, तो इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो जनरली इट इज सेड कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज नॉट अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, क्योंकि एवरी नेक्स्ट ईयर इंटरनेशनल रिलेशंस के मार्क्स काफ़ी कम हो जाते हैं। तो why did you opt it? Because like you did not have a background of it, but still you opted. तो आपने वो क्यों ऑप्ट किया था? आपने उसकी तैयारी किस तरह से की? Did you make notes of it as well? या आपका like because you wanted to study more of the subjects जिसमें आपकी analytical skills use हो रही थी? हाँ, IR इसलिए लिया था कि बिकॉज आई लाइक वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्योंकि जब CSS जब प्रिपरेशन, आई डिड नॉट स्टार्ट द प्रिपरेशन, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। सो व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट द CSS, तो मुझे ये सब्जेक्ट इट रियली अट्रैक्टेड मी कि वर्ल्ड पावर्स और हाउ दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, हाउ द डिफरेंट इवेंट्स इन द वर्ल्ड अकर, तो ये मुझे जनरल मेरा इंटरेस्ट था इसके अंदर, तो इसलिए आई ऑप्टेड फॉर इट। एंड अगेन सेम नोट्स टेकिंग स्ट्रेटजी वाज द सेम। आई कंसल्टेड 1 or 2 मेन बुक्स, और उसके अलावा जो आर्टिकल्स होते हैं, देयर आर मेनी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। बट कीप वन बुक, ये जनरल स्ट्रेटजी है, कीप वन बुक, ज़्यादा पढ़ना भी जो है वो अच्छा बेहतर नहीं होता, यू कैन ओवरडू इट, समटाइम्स स्टूडेंट्स ओवरडू इट। तो टारगेटेड स्टडी करें, एक बुक रखें और देन कंसल्ट द इंटरनेट। आई थिंक दैट्स वेरी राइट, बिकॉज नॉर्मली आप जितने ज़्यादा सोर्सेज, जितनी ज़्यादा किताबें पढ़े होते हैं, तो आप लाइक ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स लाइक नोइंग समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड नॉट एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, राइट? यस यस। तो अच्छा, तो अगर हम देखें आपके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट इंटरनेशनल लॉ भी था। अब इंटरनेशनल लॉ CSS 2020 में इट इज़ वन ऑफ द टारगेटेड सब्जेक्ट्स, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका एसए, प्रेसी, कंपल्सरी सारे पास थे, बट दे फेल्ड इन इंटरनेशनल लॉ एंड यू स्कोर्ड गुड इन दैट एज वेल। तो आपकी इंटरनेशनल लॉ तैयार करने की स्ट्रैटेजी क्या थी? International law में I have 54 marks, which are very good considering many people have barely passed it. Yes. इसकी strategy last year it was also people say that it was targeted, but again I scored very good. I had 67 marks last year. तो इसकी strategy ये है कि what I think is I did right. I did not overdo it, क्योंकि मेरे जो पेपर होते थे इंडो पाक के, they were very
ब्रीफ इन कंपैरिजन विद अदर पेपर्स, तो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल्स उस तरह से नहीं लिखता था जिस तरह दूसरे पेपर्स में। तो आई जस्ट स्टिक टू द पॉइंट, जो लॉ का जो पॉइंट है। इंटरनेशनल लॉ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इफ़ यू कोट वन आर्टिकल या वन केस, तो वहाँ पे यू जस्ट hit on the head, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आई लॉ में इसको ब्रीफ रखें, टू द पॉइंट रखें, आप टेक्निकल उस एस्पेक्ट से बात करें, लॉ का कोई भी पेपर हो। तो आई थिंक दिस इज द वे टू गो इन इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो तारिक, आपको क्या लगता है कि CSS का पहले तो एक रिटर्न फेज है, देन दिस साइकोलॉजिकल एंड देन दिस इंटरव्यू। तो रिटर्न फेज सिंस यहाँ पे लिखाई का इम्तिहान होता है, तो व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू राइट? It is very important to write, or I was smiling because I did not write much in my first 2 attempts. So one of the things I did after my 19 attempt, I forgot everything, क्योंकि 2 साल में आप बहुत पढ़ लेते हो। तो जब रिजल्ट आया था तो मेरा ये एक ही प्लान था कि अब मुझे पढ़ना कुछ नहीं है, अब बस मुझे लिखना है। तो मेरे जो अक्टूबर में रिजल्ट आया था, आई गेस 2019 में, तो उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आई ओनली रोट, और वो अभी भी मेरे पास इतना बड़ा एक बंडल घर पे पड़ा हुआ है रिटन नोट्स का। तो प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ओवर रीडिंग, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो पढ़ते रहते हैं एंड दे डोंट राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि वट एवर यू रीडिंग, मेक इट अ हैबिट कि उसको आप लिख भी लो साथ में ना, टेक टू यू रिमेंबर इट, और सेकेंडली यू बिल्ड योर राइटिंग स्किल्स। So writing is very important. I think it's more important than reading, because if you read a lot and you don't write, it's as good as that you have not read it at all. Yeah, true, very true. तो इस राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ, लाइक डिड यू ऑल्सो मेक अ टाइम टेबल कि इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, इतने दिनों में ये सब्जेक्ट खत्म करना है, या आप एक दिन में 2-3 दिन सब्जेक्ट्स आप तैयार करते थे? अगेन आई एम नॉट वेरी ऑर्गेनाइज, तो मैंने वो जो डेली एक स्केड्यूल होता है वो मैंने आई नेवर मेंटेन्ड इट, लेकिन एक ओवरऑल जनरल आइडिया होता है आपको कि जी नाउ यू हैव 6 months। और क्योंकि आई वाज ऑन जॉब तो मेरे पास इतना टाइम होता भी नहीं था, तो मैं बस जो आता था उसको पढ़ लेता था। बट ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव अ ओवरऑल जनरल स्ट्रैटेजी कि आपने कब क्या पढ़ना है। ठीक है, कुछ चीज़ें आप साथ साथ लेके चलते हो, जैसे इंग्लिश कंपोजिशन हो गई, आपकी आयात हो गई, आपकी वोकैबुलरी हो गई, यू डू इट डेली। लेकिन फिर आपने कोर्सेज को जो है वो, माई स्ट्रैटेजी वाज कि फर्स्ट हाफ में आई यूज्ड टू डू द डेली रूटीन, और सेकंड हाफ में आई स्टडी वन सब्जेक्ट। तो दिस वाज द जनरल टाइम टेबल, वो कोई स्पेसिफिक नहीं था। लेकिन ये है कि आई थिंक इफ यू दिसंबर तक आई थिंक यू शुड बी डन विद योर स्टडीज। So did you have time for revision as well? हाँ, रिवीजन अभी इशू ये है कि 6 दिन में 12 पेपर होते हैं, तो रिवीजन का बहुत इशू होता है। तो उसके लिए मैंने ये किया था, जैसे मैंने बताया कि मेरे नोट्स थे, तो मैंने फिर उसको लास्ट डे पे बैठ के उसके सबके अलग अलग ब्रीफ बिल्कुल नोट्स ना, एक माइंड मैप टाइप का, आई यूज्ड टू राइट द टॉपिक और उसके जिसे कहते हैं ब्रांचेस निकाल के बिल्कुल ब्रीफ बुलेट नोट्स, जिसको आप जस्ट गो थ्रू इट। एंड क्योंकि आप जब आप एक पेपर देते हो तो आपका मेमोरी जो है वो ओवरलोड हो जाती है विद दैट पेपर, तो आपको रिफ्रेश करने के लिए जस्ट नीड वन माइंड मैप जिसको आप देखें और एंड यू गेट इनटू दैट सब्जेक्ट्स पर्सपेक्टिव। तो दिस वाज माय रिवीजन स्ट्रेटजी। सही। तो तारिक, ये इस पूरे सफ़र में अगर देखा जाए तो पढ़ाई के अलावा यू ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ इमोशनल सपोर्ट और अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एज वेल। यस, आई अग्री दैट मोटिवेशन हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड, बट आपके आसपास जो लोग होते हैं दे ऑल्सो कैन एक्ट एज पीपल जो कि आपके मेंटोर्स हो सकते हैं, या आपको मोटिवेट कर सके, या एटलीस्ट आपको एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट ट्रैक पे रख सकें। सो डिड यू हैव लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हु आर बीइंग सपोर्टिव ऑफ यू ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ योर लाइफ? Yes, of course, it is very important क्योंकि sometimes internal motivation is there, but sometimes you are so down and out that you need external support. तो support systems आपको ढूंढने चाहिए. My biggest support system was my family. As I said, my sister is a CSP, so she was the biggest support system because I failed twice. So she was the one to tell me that it's okay, it happens, and you have to come back from it. Secondly, my mother. मेरी अम्मी ने जो है वो उनका बहुत बड़ा हाथ है. अगेन जब फेलियर्स होता है तो आपको घर वाले सपोर्ट करते हैं, तो मेरी अम्मी की बड़ी दुआएं हैं. तो आई वुड लाइक टू, मैं थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ अम्मी को आपकी दुआओं का. आई कुड नॉट डू इट इन द नोआ सेरेमनी बट नाउ आई एम डूइंग इट. वेरी नाइस, माशाल्लाह. तो तारिक, आपकी नज़र में व्हाट इज वन थिंग व्हिच इज द डील ब्रेकर फॉर CSS के इसके बगैर CSS नहीं हो सकता? देखिए, जो भी आप काम करेंगे दुनिया में, वेदर इट्स CSS और नॉट, उसकी कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, राइट? अब CSS की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स जो मुझे पता चली है 3 साल में, वो है दैट यू हैव टू हैव अ वास्ट नॉलेज, वास्ट स्फीयर ऑफ नॉलेज,
and then you should be able to convert it into a presentable written form. ठीक है, ये दो basic requirements हैं, और everything else comes under it. उसके बाद third I think is emotional intelligence, क्योंकि even if you have these two things और आप उसको और आप अपने आप को failure से दोबारा उठा नहीं सकें, so it also doesn't help you. So reading, writing and emotional intelligence, I would say these are the three basic requirements of CSS. अच्छा तारिक, इस पूरे सफर में like it's a long process, तो is there any interesting incident जो कि आप शेयर करना चाहेंगे? Yes, there is one incident actually, और it was my last paper, 2020 का last paper था Indo-Pak history. तो Indo-Pak history का पेपर जनरली बहुत पैटर्न फॉर्म में आता है, like one question is from Mughals, one question is from Delhi Sultanate, but 2020 का पेपर was completely out of the pattern. तो वो पेपर देख रहा था, वो पेपर देख के मुझे आइडिया हो गया था कि भाई इसमें एग्जामिनर wants to fail me, right? तो 15-20 मिनट तो मैं उसको देखता रहा, क्योंकि I did not know a single question उसमें. तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने जो वहाँ पे असिस्टेंट होते हैं सेंटर्स में, मैंने उनको बोला कि मुझे पानी ला, बिकॉज आई वॉज वेरी वरीड. आई थॉट कि जी 3 साल की जो मेरी मेहनत है वो इस पेपर के ऊपर आके ख़त्म होगी. तो मैंने उससे पानी मंगाया, तो वो मुझे देख के मुस्कुराया. तो मैंने उससे पूछा कि लाइक व्हाट्स द इशू. तो हुआ ये था कि मेरा लास्ट से भी सेंटर वही लगा था, और ही रिकग्नाइज्ड मी. तो उसने मुझे बोला कि सर आप लास्ट ईयर भी आए थे. तो मैं उस वक्त इतनी टेंशन में था, मैंने तो उसको बोला कि भाई आप मुझे पानी पिला दें फिलहाल, बाकी ये बातें बाद में करेंगे. सही आई एम इन अ टफ स्पॉट राइट नाउ. तो तारिक, अगर हम देखें कि हमारे जो ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं दे आर द CSS एस्पिरेंट्स, और सिंस यू बिलोंग फ्रॉम सिंध, तो आप स्पेसिफिकली सिंध के लोगों को, जनरली पाकिस्तान के CSS एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, यहाँ पे आई वुड लाइक टू से अ वेरी रियलिस्टिक थिंग, क्योंकि अक्सर बहुत हम इमोशनल बातें करते हैं, बट आई एम अ वेरी रियलिस्टिक पर्सन, और मैं थोड़ा मैथमेटिकली सोचता हूँ. तो द रीजन आई डिड नॉट लाइक went wholeheartedly into CSS was इसकी passing ratio बहुत कम है, right? Yeah. It's 2%. So I would never bet my life on such bad odds. ठीक है, तो आपने ये इसको ज़हन में रखना है कि it's only 2% people, 1% passes and 49 fail. तो आपने इसको रखना है. तो इसलिए I continued my private job. I still do a private job. तो मैं इसको अभी छोड़ूंगा. तो इसमें यही है कि इसको आपने जो है ना साथ में एक प्लान बी भी रखना है, राइट? क्योंकि अगर आप अपनी पूरी लाइफ के 5 से 6 साल या कुछ लोग 8-8 साल भी लगा देते हैं, यू डू इट एंड यू डोंट गेट इट, देन यू आर 30 years old and you have nothing to do and you are stuck in a midlife crisis. So it's a very bad situation to be in. तो इसको अवॉइड करें, साथ में स्किल डेवलपमेंट भी करें, और इसको साथ साथ पढ़ते रहें. और सिंध में बड़ा रुझान है इसका. सिंध वालों को मैं यही बोलूँगा कि अगेन सेम गोज फॉर यू. आप साथ में स्किल डेवलपमेंट भी करें, CSS को एज अ हॉबी लेके चलें शुरू में, क्योंकि आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि फर्स्ट अटेम्प्ट में माय स्कोर वाज 555, राइट? एंड आई वाज डूइंग अ जॉब. मैं पूरे साल जॉब करता था और आखिर के 1-2 महीने में मैं छुट्टी लेके अटेम्प्ट देता था, राइट? सेकेंड अटेम्प्ट में आई गॉट 590. एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि आई एम वेरी क्लोज, so नाउ आई कैन मेक अ गैम्बल. तो फिर मैंने लास्ट अटेम्प्ट में आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब, और मैंने 4-5 महीने प्रॉपरली स्टडी करके पेपर दिया, एंड आई अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड. तो द पॉइंट इज दैट यू हैव टू हैव अ बैकअप प्लान फॉर द CSS, क्योंकि अभी CSS का इतना एक वायरल हुई हुई चीज कि वो सब समझते हैं कि जी we'll do it. You don't see the failures, right? I've been on the failing side twice, so people don't see the failures; they only see the winners. But one winner also is accompanied by, or उसके साथ साथ 49 failures भी होते हैं you don't see. So don't be ओवर एक्साइटेड. इसको आपने बिल्कुल रैशनल होकर सोचना है इसके ऊपर. एंड इफ यू हैव इंटरेस्ट, यू हैव पैशन एंड यू हैव द बेसिक स्किल्स, सो डू परसू इट. एंड इफ यू डोंट, देन ट्राई टू बिल्ड दोज एबिलिटीज बिफोर रिस्किंग योर लाइफ. थैंक यू सो मच तारिक. आपने बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हर सब्जेक्ट को बताया कि आपने किस तरह से उसकी तैयारी की थी, और आपने अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस से बताया सारे एस्पिरेंट्स को कि किस तरह वो उन पे अमल करके वो भी कामयाब हो सकते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको एक बार फिर से मुबारक हो, और अल्लाह ताला आपको और मजीद कामयाबी हम करा. थैंक यू टू द NOA इंस्टीट्यूशन एंड द फैकल्टी. दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल, और the credit goes to Allah, then my parents, and I believe the third NOA would come in that
list. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे साथ मौजूद थे तारिक शेख, जिनकी एलोकेशन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई है और उनका ताल्लुक सिंध से है। हम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।